हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 23 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम और हाशु पार्क के पंगे चल रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक चल रहे होते हैं। और शीहॉन जो बाहर से पटापट लड़ाई झगड़े की आवाज सुन रहा होता है, उसे फाइट की आवाज आना बंद हो चुकी होती है, इसलिए वो अंदर आके चेक करता है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। और अंदर आके शीहॉन जो अपने सामने देखता है वो देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल वैंग डैम जमीन में पड़ा होता है और हाशु पार्क अपने पैरों में खड़ा होता है, यानी कि वैंग डैम हार चुका है। और इसीलिए शीहॉन काफी ज्यादा हैरान हुआ था। लेकिन हवाशु को तो लग रहा था कि वैंग डैम फाइट में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हवाशु नीचे पड़े वैंग डैम को कहता है, मैंने हॉस्पिटल में जिस वैंग डैम को देखा था, क्या तू वो नहीं है? वहाँ पे तू मेरी मदद कर रहा था ना? यहाँ पे तुझे मदद की जरूरत पड़ रही है। हरामजादे, किसी की मदद करने से पहले तुझे अपनी चिंता होनी चाहिए, इसलिए आगे से किसी के फटे में टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करियो। लेकिन सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि वैंग अब तक इससे सीरियसली फाइट कर रहा था। वैंग अपने सर पे हाथ लगाते हुए जमीन से खड़ा उठता है और कहता है, मेरा सर, यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। अबे ओए, एक बात बता, जब तूने मेरे आखिरी हमला करा तो तू इतना हिचकिचा क्यों रहा था? और जब तेरे हाथ में वो कांच वाली बोतल थी, क्या तू सच में मुझे उस बोतल से जान से मारने की कोशिश कर रहा था? तू आखिर तेरा मतलब क्या है? लेकिन वैंग इसके कंधे में हाथ रख के कहता है, वेल, मुझे लगता है अभी तो इतना भी ज्यादा पानी में नहीं है। तो अब बता, अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है? लगता है अब तू थोड़ा शांत हो चुका है। और क्योंकि तू शांत हो चुका है, इसलिए अब थोड़ा आराम कर ले। हाशु को समझ नहीं आ रहा होता है कि वैंग उसको क्या बोल रहा है, लेकिन वैंग हाशु के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में लेटा देता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं हाशु की लाइफ का एक पुराना सीन। हाशु जैसे ही अपने स्कूल से घर वापस आता है तो देखता है कि उसका फादर उसकी मदर को मार रहा है। ये देख के हाशु काफी ज्यादा हैरान होता है और उसका फादर उसे टेढ़ी सी नजर से देख के कहता है, ये हरामजादा मुझे नमस्ते क्यों नहीं करता जब भी देखता है? अबे ओए गधे, इतनी देर में स्कूल से कहां से आ रहा है? तू तो कोई इतनी अच्छी खासी पढ़ाई भी नहीं करता है। वैसे भी तुझ जैसा एक चूजा क्या ही पढ़ाई करेगा। हाशु की मदर को अच्छी तरीके से पता होता है कि यहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है और हाशु को ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए जो यहाँ पे होने वाला है, इसलिए वो हाशु को बोल रही होती है, बेटा तुम अभी यहाँ से चले जाओ, बाहर जाओ तुम अभी। लेकिन हाशु का बाप हाशु की मदर को पकड़ के साइड फेंक देता है और हाशु की तरफ बढ़ते हुए उसको कहता है, अबे ओए चूजे, मैंने सुना है कि तू पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ला पैसे निकाल जो तूने सेव करे हैं। लेकिन हाशु अपने फादर का कोई भी जवाब नहीं देता। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि एक तो उसका बाप इनकी किसी भी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प नहीं करता, उल्टा अपने ही बेटे से पैसे मांग रहा है। और बेटा खुद अभी स्कूल में रह के पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाता है। हाशु क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं देता, इसलिए उसका बाप कहता है, हरामखोर, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? ऐसे घूर क्या रहा है मुझे? तेरी तो आंख दिखाता है मादर। हाशु का बाप उसका कॉलर पकड़ के उसके मुंह पे बस मुक्का मारने ही वाला होता है। इतने में ही हाशु की मदर एक चाकू उठाती है और पीछे से कहती है, तुम बेवकूफ कहीं के, रुक जाओ, उसको हाथ मत लगाना। तुम महीने में मुश्किल से एक बार यहाँ पे आते हो और खुद को एक पिता कहते हो, और ऊपर से तुम अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से खुद उससे पैसे मांग रहे हो। तुम सच में एक नंबर के कमीने हो। मैं कहती हूँ उसको हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं ये चाकू सच में तुम्हारे मार दूंगी। ये सुन के हाशु के बाप का दिमाग खराब हो जाता है और वो हाशु को छोड़ के उसकी मदर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उसकी मदर के पास पहुंचता है तो वो डर के मारे चाकू अपने हाथ से छोड़ देती है। इसके बाद हाशु का बाप हाशु की मदर को पकड़ के मुक्के ही मुक्के उसके बजाता है। हाशु की मदर के मुंह पे लगातार मुक्के पड़े जा रहे होते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। और ये हरामखोर चिल्ला के मारते मारते बोल रहा होता है, क्या तू मेरे चाकू मारेगी? तुझसे तो ये भी नहीं होगा। और ऊपर से मैंने तुझे कहा था कि अपने बेटे को मार दे पेट में ही, तेरे ये भी नहीं हुआ। तुम दोनों हरामखोरों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है और अब तू मेरे चाकू मारने की बात कर रही है? कुतिया कहीं की एहसान फरामोश, क्या तू सच में मेरे हाथ से मरना चाहती है? अगर तू सच में मेरे हाथ से मरना चाहती है तो ठीक है, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। हाशु अपनी मदर को इस तरीके से पिटते हुए देख रहा होता है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। इसलिए वो अपनी लाइफ में पहली बार हिम्मत करके अपने बाप को पकड़ के जमीन में लेटा देता है। और हाशु का बाप काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके पास कोई शब्द नहीं होते कि आखिर अब वो क्या कहे। मतलब कि हाशु के बाप ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन अपने बाप का इस तरीके का चेहरा देख के हाशु को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हाशु का बाप इतना ज्यादा घटिया इंसान है, उसके बावजूद भी ऐसा मुंह बना रहा है जैसे हाशु ने कुछ गलत कर दिया है। इसलिए हाशु अपने बाप का कॉलर पकड़ के उसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। हाशु अपने बाप को इतना गंदा मार रहा होता है कि जान से ही मार डालेगा। लेकिन इतने में ही हाशु को उसकी मदर पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। अपने मदर के पकड़ने और कहने पे हाशु थोड़ा सा शांत होता है और उसका बाप अब भी बोल रहा होता है, तुझे भी ये जिंदगी पसंद नहीं है ना? तू मुझे जान से मारना चाहता है? तेरा भी दिमाग उस लेवल तक खराब हो चुका है जब तू जान लेने में उतर आया है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आजा, मार दे मुझे। तुझे क्या लगता है तू मुझसे अलग है? आखिरकार तू मेरा ही बेटा है, चाहे तो कितना भी खुद से लड़ ले,
आखिरकार तो मेरा ही बेटा है, इससे मुझसे अलग नहीं हो सकता तू। ये सुन के हाशु का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो साइड में पड़ा चाकू उठा के सीधा मार देता है, लेकिन जानबूझ के उसने अपने बाप के नहीं मारा बल्कि उसके बिल्कुल साइड में मारा है। तो हाशु के बाप की अभी फटके 4 हो चुकी होती है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता, लेकिन हाशु अपनी मदर के साथ उस घर से निकल जाता है और कहीं दूसरी जगह जाने की सोच रहा होता है और बाहर अभी काफी बारिश हो रही होती है। हाशु की मदर पीछे से हाशु को बोल रही होती है, हाशु आखिर हम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कोई जैकेट भी नहीं ली अपने लिए। अगर हमें जाना है तो कम से कम थोड़ी सी तैयारी करके जाना चाहिए। बेटा कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। लेकिन हाशु के दिमाग में उसके बाप की बातें ही घूम रही होती है, जब उसके बाप ने उसको कहा था, तुझे क्या लगता है तू मुझसे अलग है? आखिरकार तुम मेरा ही बेटा है, मुझसे अलग नहीं हो सकता। ये सारी बातें याद करने के बाद हाशु अपनी मदर से कहता है, मॉम हम शियोल जाएंगे, हम इस जगह में और नहीं रुकेंगे। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ हमारी जिंदगी उसकी तरह बेकार नहीं होगी, हमारी जिंदगी उससे अलग होगी। हम शियोल में अपनी एक नई शुरुआत करेंगे मॉम, चलो। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे हाशु पार्क की हल्की हल्की आंखें खुल रही होती हैं और वैंग उसके बगल में बैठ के इसी चीज का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, अबे तुझे होश आ गया? मुझे तो लगा था तू अब उठने नहीं वाला, इसलिए मैं यहाँ से जाने वाला था। हाशु जमीन से उठते हुए कहता है, क्या तू मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या तू मेरे साथ किसी तरीके का मजाक कर रहा है? अगर तू मुझे मार सकता था तो तूने शुरुआत से मुझे मारा क्यों नहीं? क्या तुझे ऐसा लग रहा है क्या कि मैं तुझे हल्के में ले रहा हूँ? लेकिन बेटे सच बात तो यह है कि तू मुझे हल्के में ले रहा है। मुझे लगता है तू प्रॉपरली फाइट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तूने मेरे ऊपर जो आखिरी हमला करा था वो तूने ठीक से नहीं करा था। अगर तू वो ठीक से करता तो मैं अभी जमीन में पड़ा होता। और एक और बात, हॉस्पिटल में मैं तेरी कोई मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने बस जब बाहर से गैंगस्टर्स की बातें सुनी थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया जो मैंने करा था वो करने से। अबे हरामखोर तू खुद ही बता, एक बेटा अपनी माँ के सामने मार खा रहा है, ये सब कुछ देख के मैं कैसे रुक सकता हूँ? क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? तूने बिल्कुल भी सोचा नहीं था क्या कि मैं ऐसी कोई नॉर्मल बात भी कर सकता हूँ तुझसे? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बुरे दिन देखे हैं इसलिए मैं तुम लोगों के ऊपर दया करता हूँ। भले ही मेरी जिंदगी कितनी भी खराब चली हो, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशी भी थी, भले ही थोड़े ही पल के लिए सही। लेकिन तू ये बात बोल सकता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। बस तुझ में और मुझ में इतना फर्क है कि मैं हमेशा खुद से लड़ता रहता हूँ ताकि तेरी तरह ना बनूं। लेकिन हर रोज खुद से लड़ना ये काफी ज्यादा मुश्किल चीज है। खुद से लड़ते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं और ज्यादा दलदल में फंसता जा रहा हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बहुत ज्यादा लाचार हूँ। मुझे अपनी परेशानियों की वजह समझ नहीं आ रही है कि उन्हें दूर कैसे करूं। मन करता है जो मेरे अगल बगल लोग हैं उन सबको मारूं। लगता है तेरे साथ मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बात कर ली। शिवन चल निकलते हैं अब यहाँ से। वैंग शिहान के साथ जैसे ही यहाँ से जा रहा होता है इतने में ही पीछे से वाशु पार्क वैंग डैम को कहता है, रुक जा, अगर ऐसी बात है तो ये सब कुछ तू मैनेज कैसे करता है? क्या तुझे सच में जानना है? देख अगर तुझे सच बताऊं तो यहाँ स्कूल में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असली में मैं कैसा इंसान हूँ। वैसे अपने बारे में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि मैं किस तरीके का हूँ, लेकिन मेरे को एक आइडिया है। इसलिए मैं बस लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर मुझ जैसा इंसान बदल सकता है तो दुनिया में कोई भी बदल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि तू भी अपनी एक नई शुरुआत कर सकता है, तू भी बदल सकता है। चलो मैं सच में यहाँ से जा रहा हूँ, गुड बाय। अरे यार लेकिन मेरी मोटरसाइकिल तो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है। ओए शिमन तुझे क्या लगता है अब तक पुलिस वाले वहाँ से चले गए होंगे या फिर नहीं? तो खैर ये बातें कहते हुए वैंग तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन वाशु पार्क काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और छत से जो सूरज की रोशनी यहाँ अंदर आ रही होती है वाशु पार्क को वो एक उम्मीद की किरण की तरह नजर आ रही होती है। यानी कि हो सकता है कि वाशु शायद अब आगे बदल जाए और एक अच्छा इंसान बन जाए। वैसे अच्छा तो वो पहले से था लेकिन भटका हुआ था। लेकिन एक सेकंड, जब ये सारी की सारी चीजें चल रही होती हैं हम देखते हैं एक हरामखोर खिड़की के बाहर काफी देर से यहाँ पे खड़ा होता है जो ये सारे नजारे की वीडियो बना रहा होता है और चुपचाप से पूरी की पूरी फाइट की वीडियो बना के यहाँ से निकल लेता है। और जो बंदा ये वीडियो बना रहा था भले ही हमें उसकी शक्ल दिखाई नहीं गई है, लेकिन है वो युंग निम यानी कि पीबैक हाई स्कूल का 8वें नंबर का बंदा। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गॉक्युन को। गॉक्युन अपने घर में एक अजीब सी पोजीशन में एक टांग पे खड़ा होता है और उसके सर पे एक बत्तख रखा होता है। दरअसल वो ऐसे इसलिए खड़ा है क्योंकि उसकी छोटी बहन उसकी फोटो बना रही होती है, ड्राइंग बना रही होती है। लेकिन गॉक्युन की तो एक टांग पे खड़े होकर हालत खराब हो रही होती है, इसलिए वो कहता है, हे शेहुन क्या मुझे सच में इस पोजीशन में खड़ा होना होगा इतनी देर तक? अरे यार अब बस भी कर, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। हाँ ओपा, आपको ऐसा ही खड़ा होना होगा, तभी मैं अपने स्कूल का होमवर्क पूरा कर पाऊंगी। मैं ऐसे ही कोई बेकार सी ड्राइंग नहीं बना सकती, इसलिए आप हिलना मत। हे छोटी,
लेकिन मैं 30 मिनट से ऐसे ही खड़ा हूँ, तो क्यों ना हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, मैं पानी पी के आती हूँ। मतलब थका हुआ गोक्यून है और पानी पीने ये जा रही है। तो खैर जैसे ये पानी पी के वापस से गोक्यून के पास आती है तो गोक्यून अपने मोबाइल में देख रहा होता है और गोक्यून अपने मोबाइल में देख के काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। अब उसने अपने मोबाइल में क्या देखा है ये चीज तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा डाउट है कि उसने अपने मोबाइल में वैंग डैम और हाशो पार्क की फाइट देखी होगी। और एक और बात, जो वो युंगमिन नाम का बंदा जिसने वो वीडियो बनाई थी, वो वीडियो वो जरूर जो योहान को भी दिखाएगा। और जो योहान तो बहुत समय से सोच ही रहा है कि वो वैंग डैम की फील्डिंग कब लगाए, यानी कि हमें एक अलग ही लेवल का बूम बाम जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।